हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एनवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुके हैं। 15 और 16 दिसंबर को पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए थे, जिसकी आंसर कीज रिलीज़ कर दी हैं एनवीएस ने। और उसके आंसर कीज आप डाउनलोड करके आज 25 तारीख तक कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आज तक आपने नहीं देखी है अभी तक और चेक नहीं किया है, तो मेरे वीडियोस के माध्यम से आप सारे आंसर कीज हिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस, जिसका वीडियो अब मैं लेके आया हूँ, तो उसमें आप एक के बाद में एक चेक कर सकते हैं। अपना पीडीएफ खोलिए, देन उसके बाद में आप उसमें अपने आंसर को टिक करके एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही दिए हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और भी सारे जो आंसर कीज हैं जो कि पीजीटी और टीजीटी के हैं, उनको भी मैं कंप्लीट किया हुआ है, तो उसको भी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उसको आप चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के पेपर के आंसर कीज आपको मिल जाएंगे मेरी वीडियोस के माध्यम से। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। सभी अपने आंसर कीज में चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को सर्च करके। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पे लोगों के मनोरंजन के साधन थे? इसमें से कौन कौन से थे जो कि हड़प्पा के लोग यहाँ पर मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे और उससे एंटरटेनमेंट करते थे? तो शतरंज, पासा, नृत्य और शिकार। तो इसका जो आंसर है वो चौथा वाला बिल्कुल सही है, यानी कि आप फोर्थ में जाएंगे तो दिस इज द करेक्ट, यानी कि शतरंज, पासा, नृत्य और शिकार सभी एंटरटेनमेंट के साधन थे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समाज फलसूत्र जो गौतम बुद्ध के समकालीन 6 प्रसिद्ध श्रमणों के विचारों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है, तो सुत्त पिटक के किस निकाय से ये संबंधित हैं? तो इसका आंसर आपको देना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका आंसर पहला वाला सही है। मैं सीधे आंसर पे जाऊंगा, दीर्घ निकाय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। निम्न में से कौन हिरण्यक शासक जैन साहित्य के कुणिक के रूप में उल्लेखित है? तो इसमें से जो आंसर है वो आपको बताना है कि कुणिक के रूप में किसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, देखिए, कुणिक के दूसरा नाम था जो कि था अजात शत्रु का। तो अजात शत्रु इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, टिक करते जाइएगा अपने आंसर चेक करके कौन सा आंसर आपने दिए हैं। चलिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 2 वक्तव्य दिए हुए हैं। श्रावस्ती का धन सृष्टि मिगर नग्न श्रमणों के धर्म का सच्चा अनुयायी था, और दूसरा है अपनी नवविवाहिता पुत्र वधू के प्रभाव में वह बौद्ध धर्म अनुयायी हो गया। तो इसमें से दोनों कूटों की सहायता से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मैं सीधे आंसर पे जाऊँगा। उसका जो आंसर है वो चौथा वाला सही है। इसमें वक्तव्य 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि मैच कौन सा नहीं है ये बताना आपको। तीर्थकर और उनका प्रतीक चिन्ह सामने दिए हुए हैं यहाँ पर, ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ये आपको बताना है, यानी कि गलत सिंबल को यहाँ पर आपको आंसर सही देना है। तो इसका पहला वाला आंसर जो है वो गलत है, ऋषभनाथ हस्ती, ये इसका गलत आंसर होगा। तो दिस इज द करेक्ट। बाकी के तीनों जो आंसर हैं वो सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, मैच करना है इनको आपको। समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिणापथ शासक कौन थे और उनका राज्य कौन सा था? इनको मैच करते हुए आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका जो आंसर है, अगर हम ऑप्शन में दिखाएं, कूट में आपको आंसर देना है, तो इसका तीसरा वाला विकल्प सही होगा, जिसमें कि दमन जो कि एरंडपल का है, हस्ती वर्मा जो कि वेगी का है, कुबेर जो कि देवराष्ट्र का है, उग्रसेन जो कि पालक का है। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शैव विभूतियों की तीर्थ क्रमानुसार तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, जिसमें कि पहले से बाद तक हमें शैव विभूतियों के बारे में आंसर यहाँ पर मैच करते हुए, मतलब ऑर्डर अरेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर जो कूट में दिया हुआ है वो आंसर इसका सही जो है वो है तीसरा वाला आंसर। अगर आपने लगाया है तो सही है, यानी कि सबसे पहला जो आएगा वो आएगा श्रीकंठ, फर्स्ट नंबर पे आएगा। फर्स्ट के बाद में फिर लकुलिस जो कि सेकंड नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद में अपर जो कि थर्ड नंबर पे आने वाला है, फिर फोर्थ पर बसव आएगा। तो ये इसके ऑर्डर हो गए।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वीं की और 8th पे चलते हैं और ये आ गया 8th। मुकुंदमाला संस्कृत में रचित प्रसिद्ध भक्ति कविता की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है कुलशेखर ने की थी इसकी रचना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मालविका अग्निमित्रम में वर्णित एक नृत्य प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसके निर्णायक की भूमिका निभाई थी? किसने निर्णायक की भूमिका निभाई थी आपको बताना है। गणदास, हरदत्त, कात्यायनी या फिर कौशिकी। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो सही है कौशिकी। अगर आपने कौशिकी लगाया है तो सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, अशोक द्वारा दिए गए निम्नलिखित कार्यों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और कूट में की सहायता से आपको आंसर यहाँ पर चयन करना है। तो इसमें ऑर्डर वाइज आपको अरेंज करने हैं पहले से बाद तक। तो इसका जो आंसर है अगर सही देखा जाए तो पहला वाला सही है, जिसमें कि सबसे पहला बौद्ध गया तीर्थ यात्रा, देन उसके बाद में आजीविकों को 2 गुहा का दान सेकंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद में कोणागमन बौद्ध स्तूप का विस्तार हुआ था, ये थर्ड नंबर पे आ गया। फिर फोर्थ नंबर पर लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा। तो ये इसके ऑर्डर हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, एलोरा की निम्नलिखित गुफाओं में कौन ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? ये आपको आंसर यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका जो आंसर है आपको यहाँ पर कूट में बताना है कि कौन कौन सी यहाँ पर ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर 11 का जो आंसर है वो है थर्ड। ठीक है, इसमें धूमेर लेन जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा है और रावण की खोई, ये दोनों ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित आलवरों में से कौन स्त्री संत थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो इसका जो आंसर है वो है अंडाल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देते हैं, जूलियस सीजर रोम का डिक्टेटर था, मात्र कितने वर्ष के लिए था? ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो है 5 वर्ष के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, हम्बुरबी अपनी विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध है, जिससे वह निम्नलिखित में से किस देवता से प्राप्त करने का दावा करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो अगर हम सही में जाएंगे तो वो है समस। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। सुमेर में गिलगामेश का आख्यान अत्यंत प्रसिद्ध था, वह गिलगामेश राजा था, किसका था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो कि है एरेक का था राजा ये। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, निम्नलिखित में से उन भूभागों को पहचान कीजिए जहां प्रथम नगरीकरण का विकास हुआ था। सबसे पहले नगरीकरण कहाँ हुए थे ये आपको बताना है, आंध्र क्षेत्र, नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो इसका जो आंसर अगर हम 16 की तरफ में जाते हैं तो इसका जो आंसर है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सबसे पहले यहाँ पर नगरीकरण का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित किस हड़प्पन परास्थल पर पक्की मिट्टी का हल मिला है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है बनावली। बनावली में पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था, ये हड़प्पन पुरास्थल है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित पुरातात्विक पुरास्थलों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, पादरी, आमरी, शिशुपालगढ़, तक्षशिला। तो इसका जो आंसर है अगर क्वेश्चन 18 में, इसमें हमको बताना है ऑर्डर के वाइज सबसे पहले कौन से पुरास्थल की प्राप्ति हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो पहला वाला सही होगा। सबसे पहले आएगा फर्स्ट वाला यानी कि अमरी, उसके बाद में पादरी सेकंड, देन उसके बाद में तिछाला, फिर उसके बाद में शिशुपालगढ़। तो ये इसके ऑर्डर हो गए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किनकी तकनीकी विकास क्रम की दृष्टि से कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 4 दिए, इनको तकनीकी विकास की का ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करना है। तो इसका जो आंसर है अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो है सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि सबसे पहले बेलन के बाद में फिर पक्की मिट्टी का ठोस पहिया, फिर उसके बाद में
पक्की मिट्टी का ठोस पहिया नाभि छिद्र सहित, फिर उसके बाद में ताड़ीदार पहिया। तो ये उसका ऑर्डर हो गया। अगला आ गया, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का अंग नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो गया वो हो गया सूत्र, ये इसका आंसर सही होगा। बैक्टीरिया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आगे किसका लेते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन देखिएगा। जिससे कि प्राचीन बैक्टीरिया क्षेत्र में हड़प्पी संस्कृति में उपस्थिति के चिन्ह किस पुरास्थल और पुरास्थलों की दृष्टिगोचर होता है। इसका आज आंसर देना है। इसमें चार ऑप्शन है, कूट की सहायता से इसमें बताने की कौन कौन से इसमें से सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है फोर्थ वाला, सुर्त घुई। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये अकेला सिर्फ केवल चार। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया, इसमें दो सूची दी हुई है, दोनों को मैच करना है, बौद्ध संगति और उनके कार्यस्थल। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चार बौद्ध संगति हुई थी। तो चारों के यहाँ पर स्थल को हमें मैच करते हुए आंसर देना है 22 सेकेंड का। तो 22 सेकेंड का जो आंसर है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में, ठीक है ना, इसको हम मैच करते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ जो हुई थी वो कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर हम देखा जाए तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी पुस्तक और उसके लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। हिस्ट्री ऑफ सतवाहन इन द दक्कन, ठीक है ना। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियन हिस्ट्री, और उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो इस तरीके से मैच करते हुए इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शंस में कूट में आंसर कौन सा होगा मैच करते हुए, तो उसका सेकंड आंसर सही होगा, जिन्होंने सेकंड आंसर लगाया है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसके की लेखक जो थे वो थे R.G. भंडारकर। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की P.V. काने। देन उसके बाद में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया के जो राइटर हैं वो हैं H.C. राय चौधरी। और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के जो राइटर हैं वो A.K. नीलकंठ शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी पुस्तक और लेखकों के बारे में फिर से क्वेश्चन बन गया है। तो इसका जो आंसर है, हिंदू पॉलिटी द वंडर डेथ वॉज इंडिया, द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। तो इसमें मैच करते हुए 24 का आंसर देना है। तो 24 का आंसर हम आपके सामने अगर मैच देखें तो वो तीसरा वाला मैच हो रहा है, जिसमें कि हिंदू पॉलिटी के जो राइटर हैं वो K.P. जायसवाल हैं। द वंडर डेट वॉज इंडिया इसका जो राइटर हैं वो हैं A.L. बासम। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री इसके राइटर D.D. कोसाम्बी। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल जो कि आखिरी ऑप्शन बचा है R.C. मजूमदार जी ने इसको लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी हमें साहित्य और किस भाषा में लिखा गया है उसको मैच करते हुए हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का। तो इसका आंसर है, अगर हम ऑप्शन में देख लें, कूट में आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो चौथा वाला फोर्थ वन इज गोइंग टू बी मैच। तो इसमें उत्तर वैदिक साहित्य जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जैसे कि आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रारंभिक बौद्धिक साहित्य के बात करें तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को दिखाएं तो ये अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। और संगम साहित्य तमिल भाषा में, क्योंकि ये दक्षिण भारत का इतिहास है, तो ये इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। आर्यभट्ट, बराहमीर, आप स्तंभ और चारवाक, ठीक है ना। इनकी कालक्रम यानी कि सबसे पहले से बाद तक हमें जाना है। तो इसका जो आंसर है 26 का आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हम मैच करते हुए अगर देखें ऑर्डर्स में तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि सबसे पहला अगर बात करें तो चारवाक फर्स्ट नंबर पे आता है। देन उसके बाद में आप स्तंभ सेकेंड नंबर पे, उसके बाद में आर्यभट्ट थर्ड पे, फिर बराहमीर फोर्थ पर, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ने का प्रयास करें। इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं यहाँ पर, तो दोनों को यहाँ पर सही बताना है कि इसमें कौन कौन से सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है दोनों ही सही हैं और AR की व्याख्या सही कराने की संगम साहित्य में तमिल क्षेत्र
के कई नगरों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। संगम जो कि दक्षिण भारत का था, और इन शहरों में काबरी पत्तनम जिसकी प्राथमिक उत्खनन की पुष्टि हुई है, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है, और ए की सही व्याख्या आर है, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वाला सही आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं, 28 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका आयतन प्राचीन मेसोपोटामियन पोटेमियन में नहीं किया जाता? किसका आयात नहीं किया जाता था, इसमें बताना है, यानी कि इंपोर्ट नहीं करता था। तो इसका जो आंसर है 28 का वो है वस्त्र का, ठीक है ना। 29 का देखते हैं, विकल्प पहचानिए जिसमें कि अन्य तीन साथ में मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यहाँ पर हमें बताना है, तो इसका आंसर फोर्थ वाला आसिरियन। चलिए, दक्षिण मेसोपोटामिया में मानव आदि का प्रारंभ लगभग किस काल में, इस काल में हुआ था? इसमें से काल आपको बताना है कि कौन से काल में इसका प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो है 5000 BCE में। सेकेंड नंबर इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध की निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन मार्गदर्शन मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है भूमि स्पर्श मुद्रा, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन क्या है? पहली बार 9वीं और 10वीं शताब्दी की क्षेत्रीय भाषाओं के अभिलेख जारी किए गए थे, और इस काल में क्षेत्रीयता का विशेष आभार था। दो दिए हुए, यानी कि कथन और उसके कारण दिए। तो इसमें से कौन क्या सही होगा ये आपको ऑप्शन में बताना है। अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये दोनों तो सही है। यहाँ पर पहली बार 9वीं और 10वीं शताब्दी में क्षेत्रीय भाषा के अभिलेख जारी किए, ये भी सही है, और इसमें क्षेत्रीयता का पहला विशेष आभार हुआ था, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही हैं, दोनों सही, दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो है आर जो है, ठीक है ना, एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि आर में जो डिटेल दिया हुआ है वो एक ही सही तरीके से उसके एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में मामलुक शब्द क्या इंगित करता था? दिल्ली डायनेस्टी के क्वेश्चन आ गया इसमें। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, कूट में बताने कौन कौन से इसमें से स्टेटमेंट दिल्ली डायनेस्टी के मामलुक शब्द पर सही फिट बैठते हैं। देखिए, मामलुक का मतलब होता है स्वामित्व, यानी कि एक अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है स्वामित्व, पहला वाला सही है इसका। ये तुर्की से लाए गए गुलामों के लिए प्रमुख प्रयुक्त किया जाता था जो मुख्यतः सैन्य सेवा देते थे। हाँ, ये भी सही है, तुर्की थे। ये शब्द मुख्यतः उन गरीब मुल्कों गुलामों को प्रयुक्त किया जाता था जिनका प्रयोग घरेलू या आर्थिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। नहीं, ये गलत है, यानी कि इसमें से 2 सही, यानी कि पहला वाला सही हो गया यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठनों से संदर्भित नहीं था? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो 34 प्रारंभ में भी कूट में ही आंसर देना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। तो इसका जो आंसर है, इसमें चारों ऑप्शंस अपन एक बार पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों में अपनी तुर्क सिपाहियों के द्वाब में कई गांव के वेतन को प्रदान करने के लिए दिए गए थे, ये भी सही है इसका, शुरू में ये हुआ था। बलबन ने इन संपत्ति को पुनः ग्रहण का प्रयास किया, लेकिन उसे अपने आदेश को बदलना पड़ा, ये भी सही है इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आदेश द्वारा संपत्तियों को खारिज कर दिया था, हाँ, आपने वापस ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम सुल्तान था जिसने सिपाहियों को पूर्ण रूप से नगद वेतन दिया था। जी हाँ, बहुत बड़ी सेना थी इसकी, लगभग 5 लाख इन्होंने सैनिक रखे थे जो कि नगद वेतन पे दिया था, और दाग प्रथा और चेहरा प्रथा इन्होंने चालू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसके चारों ऑप्शन सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तुगलक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? तुगलक वास्तुकला का आंसर है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो है, अगर हम ऑप्शन में देखें तो ढलवा शैलियों का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक की इमारतों का सार्वधिक स्पष्ट है, ये सही नहीं है। बाकी की तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़्यादा समय पर ना बीतते हुए। जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और मैं गुस्से से उसे मारने के लिए अपनी तलवार
की ओर हाथ बढ़ाता हूँ। बर्नी ने निम्नलिखित में से दिल्ली में से किस सुल्तान के लिए ये शब्द कहलवाए? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का, किस सुल्तान के लिए थे, तो ये बलबन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 36 का सेकंड आंसर सही है। किस व्यापारी कवि द्वारा अर्ध कथानक लिखा गया था? व्यापारिक कवि कौन था इसमें से? अगर हम देखा जाए तो 37 का जो आंसर है वो है बनारसी दास। 37 का तीसरा विकल्प सही है इसका। निम्नलिखित में से काजियों के मार्गदर्शन के लिए उलेमा की एक समिति का गठन कर औरंगजेब द्वारा हनीफी फिक्ह कानून किस ग्रंथ में संकलित किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन में वो है फतवा है आलमगिरी। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्य एशियाई, अरबी और ईरानी यात्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कूट में पहचानना है, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हुए हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर अगर ऑप्शन में देखें तो ज़्यादा टाइम ना लें और इसको सही लगा दें, यानी कि सबसे पहला ऑर्डर में ईरानी, अरबी और ईरानी यात्रियों को मैनेज करना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले से बाद तक जाना है, तो सबसे पहले, ठीक है ना, अल बरूनी आया था सबसे पहले, ठीक है ना, जो कि ईरानी था यानी कि तुर्की था ये। देन उसके बाद में फिर इब्न बतूता, ठीक है, ये सॉरी फर्स्ट लगाए यहाँ पर, फर्स्ट है ये सेकंड हो गया। इब्न बतूता के बाद में अब्दुल रज्जाक, ठीक है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, दक्षिण भारत की यात्रा की थी इसने। देन उसके बाद में महमूद वल बख्शी, ये चौथे नंबर पर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आधे क्वेश्चन तक अपन पहुंच चुके हैं। इसके बाद में आधे क्वेश्चन से रह जाएंगे, तो वीडियो के साथ में बने रहें। और भी वीडियो है जिसमें कि मैंने नॉर्थ ईस्ट की भी मैंने आंसर कीज दी हुई है, उसकी वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। साथ ही साथ में सभी ऑर्डर वाइज मैंने किए हुए हैं, जिसमें कि पूरे 150 क्वेश्चन की वीडियो के आंसर कीज आपको मिलेंगी। तो सभी वीडियो देखिएगा, सभी के लिंक आपको वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अगला इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल सम्राट राजकुमारों में से कौन एक निपुण वीणा वादक था? अच्छा, वीणा कौन बजाता था? बिल्कुल इजी आंसर है, वो है औरंगजेब। वीणा वादक था, लेकिन संगीत से इसको बहुत जम के बैठ था और पूरे अपने साम्राज्य काल में संगीत पर बैन लगा दिया था। ठीक है ना, वीणा अच्छा बजाता था औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शासनकाल की चित्रकला के क्षेत्र में रुचियों एवं विशिष्ट बदलाव, हस्तलिपि चित्रण और छवि चित्रण और पृथक लघु चित्रण के रूप में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको बताना है। तो 41 का आंसर हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो वो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर चित्रकला किसके शासनकाल में उभरी थी मुगल शासक में, तो वो थे जहांगीर। जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा चित्रकला को बढ़ावा मिला था। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक और भाई मर्दाना भारत के पंजाब के क्षेत्र में बाबर के तृतीय आक्रमण के गवाह थे। नानक ने उसे आक्रमण के काव्य रूप में संकलित किया। गुरु नानक का ये संकलन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है 42 का, तो वह है बाबर वाणी में। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 43, मूल्य के आधार पर निम्नलिखित तांबे के सिक्कों के कालक्रम छोटे से बड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जीतल, अधेला, दाम और पोला, इनको आपको कूट में ऑर्डर करना है पहले से बाद तक। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर चौथा वाला सही है। इसमें सबसे पहले पोलाहा आएगा फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद में फिर जीतल, ठीक है ना, जो कि इल्तुतमिश के समय में चालू हुए थे। जीतल के बाद में, ठीक है ना, फिर आएगा नहीं अधेला आएगा, सॉरी अधेला पहले है, ठीक है ना, अधेला के बाद में फिर जीतल आएगा, उसके बाद में दाम आएंगे। दाम दो, जो कि सॉरी अकबर के समय में दाम सिक्के का चलन किया गया था। अकबर के बाद में शेर शाह सूरी के समय में दाम और रुपया दो आए थे, ठीक है ना, और जीतल इल्तुतमिश के समय था, और उससे पहले के कार्यकाल में ये पोला और अधेला आए थे। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये सेकंड नंबर पर है। आगे, निम्नलिखित में से किस जैन विद्वान ने अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से नवाया था?
कौन से जैन विद्वान थे जिसको कि जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हमें देना है। तो ये है हरि विजय सूरी, जैन विद्वान, जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था। यदि किसी मनसबदार को बल्ख और बक्सा से नियुक्त किया जाता था तो उसे दाग के लिए कितने सवार लेने होते थे? बक्स और बदख्शा। तो इसका जो आंसर है, अगर हम देखें आंसर में, तो इसमें चौथा वाला सही है, सवार श्रेणी का 1 से 5वां हिस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मीर बख्शी निम्नलिखित में से किन विभागों का प्रभारी था? कूट में आंसर देना है। सैन्य विभाग, साम्राज्य, गुप्तचर सूचना विभाग, शाही राजघराना या राजस्व विभाग। तो इसका जो आंसर है, अगर हम देखें तो जो सही होगा 46 का, वो होगा सैन्य विभाग का अध्यक्ष कहलाता था और गुप्तचर की व्यवस्था भी करता था साथ में। ठीक है, दोनों तो ये सही दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इसके अलावा शाही राजघराना का कोई लेना नहीं था, राजस्व के लिए नहीं था इसमें, राजस्व के लिए बरीद हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो 2 आंसर सही है इसके, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आ गया। शासक, राजवंश और क्षेत्र, निजाम शाही, इमाद शाही, आदिल शाही और कुतुब शाही। ठीक है ना, इनको मैच करते हुए आंसर देना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। अगर इसका आंसर देखा जाए तो तीसरा वाला यहाँ पर सही, सेकंड वाला सही दिख रहा है, निजाम शाही, जो कि यहाँ पर आपको अहमदनगर, और इमाद शाही की बात करें तो ये बरार की है, आदिल शाही जो कि गोल बीजापुर की आदिल शाही, और कुतुब शाही गोलकुंडा की है। तो ये इसका ऑर्डर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस स्थान को बाद में मदीना के नाम से जाना गया? मदीना के नाम से जाने वाला क्षेत्र कौन सा था? ये आपको बताना है, याथरिब। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रारंभिक अरबी कविता के स्वरूप में को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हमें देना है। तो इसका जो आंसर है वो है रजाज। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन मुजातिला धर्म दर्शक के संस्थापक थे? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर, तो इसका आंसर है वासिल इब्न अत्ता। उम्मयद खिलाफत संस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? उम्मयद जो है वो किसके द्वारा की गई? तो मुआविया प्रथम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट मैं आंसर दे दूं ज़्यादा समय ना लेते हुए। गैप्टिस ने होड़ों को आगे बढ़ने से रोका, निम्नलिखित में से किस गैप्टिस राजा ने होड़ों के भाग में कील ठोक दी थी और 454 सीई में उन्हें निदाओं के युद्ध में हरा दिया था? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो वो है, क्या नाम था उसका राजा का? आर्देरिक। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भरतपुर दुर्ग पर घेरा डाला जो कि असफल रहा? कौन था ये? इसका आंसर देना है आपको। तो इसका जो आंसर है लॉर्ड लेक। निम्नलिखित में से किस पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में आनंद मठ में प्रकाश डाला है? तो इसका जो आंसर है बहुत इजी है, वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1880 के आसपास, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास पर जो वंदे मातरम उसी से लिया गया है, और वंदे मातरम इन्होंने उसी में से लिखी थी। सबसे पहले वंदे मातरम संस्कृत में रचित की गई, उसके बाद में बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को में कूका आंदोलन हुआ था? कूका आंदोलन जो कि सिखों के द्वारा किया गया था, तो ऑब्वियसली पंजाब में हुआ था। ठीक है ना। राम सिंह इसमें प्रमुख आंदोलनकारी के रूप में आए थे और ये हुआ तब। ठीक है, चलिए 1876 करेक्ट, हाँ उसी समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। भारतीय शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित विधायन आयोग को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमें यहाँ पर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है
इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट्स, चार्ल्स वुड डिस्पैच, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इंडियन एजुकेशनल कमीशन की बात की गई है। तो सबसे पहले कौन सा आया था ये आपको बताना है। इंडियन यूनिवर्सिटी चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये तो 1854 में आया था। देन और ये यूनिवर्सिटी एक्ट ये लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 के आसपास आया था। ये 1854 का डिस्पैच है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग ये बाद में आया, एजुकेशनल कमिश्नर ये बाद में आया। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले सेकंड वाला ऑप्शन सही जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सेकंड में ये है, यानी कि सेकंड सबसे पहले आएगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ऑर्डर हम जमा लेते हैं। ठीक है, पहले फोर्थ आएगा, फिर कमीशंस के बारे में बात की गई थी, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। देन उसके बाद थर्ड नंबर पर, और यूनिवर्सिटी एक्ट ये फोर्थ नंबर पे आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था? बनारस बिल्कुल सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय और लॉर्ड हार्डिंग। देखिए इसमें शुरुआत तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, वो उसके मैन थे जिन्होंने की शुरुआत की थी। लेकिन शिलान्यास की जो नींव रखी थी उस समय का जो वायसराय था वो गए थे, और उसके बाद में वो वहाँ के कुलपति भी बनाए गए थे, तो वो था लॉर्ड हार्डिंग। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी अगर हम बात करें? लॉर्ड हार्डिंग ये हुई थी 1916 में। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग जो कि 1911 से लेके 17 के बीच में रहे थे। ठीक है ना, इसी समय लॉर्ड हार्डिंग के समय में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुई थी, और जॉर्ज पंचम भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो ऑब्वियसली सेकेंड एनी बेसेंट। ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। भारत में मार्शल कम्युनिटीज का सिद्धांत अंग्रेजों ने किस कारण विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमें यहाँ पर देना है। 1857 के विद्रोह के बाद में जनजाति समुदायों के आधार पर सेना की भर्ती के लोगों की पहचान करने के लिए। ठीक है ना, 59 का सेकंड आंसर सही होगा। ब्रिटिश सेना में किस कमांडर ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था? हैदर अली को हराया था, तो इसमें से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? आयरकोट। किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी? ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा वो जहांगीर सही होगा, क्योंकि जहांगीर के समय में आ गए थे, और सबसे पहले उस समय स्टीफन हॉकिंस जो कि जहांगीर के दरबार में मनसबदारी 400 मनसबदारी में यहाँ पर अपॉइंट किया गया था स्टीफन हॉकिंस को। चलिए अगला अगला आ गया। स्टीफन हॉकिंस नहीं, हॉकिंस था उसमें, और एक और था स्टीफन हॉकिंस, तो वो है साइंटिस्ट। ठीक है, हॉकिंस था। कर्नाटक की लड़ाई निम्नलिखित में से किन शक्तियों के मध्य लड़ी गई थी? 62 का आंसर ये है। कर्नाटक की लड़ाई ऑब्वियसली फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ये बिल्कुल सही आंसर है। गदर पार्टी से प्रेरित होकर सिंगापुर में स्थित 5वीं लाइट इन्फेंट्री किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था? करतार सिंह सरबासा, चिश्ती खान। 63 का आंसर देना है यहाँ पर। जमादार चिश्ती खान और सूबेदार डुंडे खान। 63 का सेकंड आंसर सही होगा। 64 पर चलते हैं हम अब। कथन और कारण, असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, और इनमें से कौन से सही होंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का, तो इसका आंसर फटाक से ले लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, और किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कांग्रेस ने 1930 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये। इरविन ने करार पर हस्ताक्षर करने के बाद में कांग्रेस ने सितंबर 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी सही है। किंतु आर ए की व्याख्या
सही नहीं करता, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अलग हुआ था, यहाँ पे एविन के साथ में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन ये वाला जो सम्मेलन ये था, ये उस तरीके से उसकी व्याख्या नहीं करता है कि इसलिए नहीं किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, सूची 1 सूची 2 घटना का नाम और घटना का वर्ष दिया हुआ है। चंपारण आंदोलन, जलियांवाला कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दिया हुआ है। तो देखिए, चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। और असहयोग, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया, इसको करेक्ट करें, उसके बाद में अपन आंसर देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था, और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो इसको ऑर्डर को जमाए हम, तो इसमें ए का सेकंड देखिए 2 में दिख रहा है यहाँ पर, ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट इसमें आ गया। तो बिल्कुल आंख बंद करके आप थर्ड को ले लीजिए, 65 का थर्ड आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय दंड संहिता को किस वर्ष में धारा 153 ए जोड़ी गई, जिसके तहत विभिन्न वर्गों के बीच घृणा उत्पन्न करने का प्रयास का दंडनीय अपराध माना गया? कौन से समय में जोड़ी गई थी ये 153 ए को? 66 का आंसर देना है। 1858 का जो अधिनियम था, 1898 का। बिहार में चंपारण में नील मजदूरी की समस्या को जांच के लिए गांधी जी ने चंपारण जाने के लिए किसने राजी किया था? राजकुमार शुक्ल, बिल्कुल सही है। 1900 में किस ब्रिटिश उच्चाधिकारी ने निम्नलिखित शब्दों पर टिप्पणी की? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सर्वोच्च महत्वाकांक्षा है कि वह शांति से देवासन की करूं। ये लॉर्ड कर्जन, इसका सही आंसर हो गया। खालसा भ्रत संघ की स्थापना करके किस सिख ने एक से संस्था में रूपांतरित किया था? ठीक है ना, तो कौन थे इसमें, कौन से सिख थे? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु हरगोविंद या गुरु गोविंद सिंह। तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन से ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसमें कि पांच इन्होंने वो लिए थे यहाँ पर, जिसमें कि कटार रखना, कंघी रखना, ठीक है ना, पगड़ी धारण करना, केस नहीं काटना, ये सारी चीज़ें नहीं थी, और मांसाहार का उपयोग नहीं करना। ये खालसा पंथ के लिए 5 वो थे इसमें वचन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 1878 में राजा मुंदरी समाज सुधार संस्था किसने प्रारंभ की? राजा मुंदरी समाज सुधार जो थी, तो इसका जो आंसर है के वीरेशलिंगम पंततु। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का, तो इसको हम ज़्यादा समय न लेते हुए पहले वाला आंसर सही देंगे। सामंतवादी शासक वर्ग एक विशेष आवश्यकता थी जिनका बाजार से संबंध नहीं था। फर्स्ट वाला आंसर सही है इसका। इसमें भी क्या है, मार्क ब्लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय सामंत संस्था की विशेषता नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमें देखना है, तो इसका जो आंसर है राजनीतिक संरचना का केंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद में आरोपित नहीं किया गया? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर देखना है, तो इसका आंसर है युद्ध के अपराध को, चौथा वाला सही है, जापान की सम्राट पर मुकदमा चलाना और तथा अपराधी ठहराना। आरोपित नहीं किया गया था इसमें। कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर, तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ वाला। 1937 में चीन जापानी मतभेद से वस्तुतः युद्ध में परिवर्तित होने में विफल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 1894 में चीन के साथ में असाधारण विलय के पश्चात अर्जित नहीं किया गया? कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 75 का? तो वो है साखलिन द्वीपों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 76, जापान द्वारा 1931 में किस क्षेत्र पर कब्जा पश्चिमी ताकतों के द्वारा अपेक्षाकृत चुनौती रहित रहा? तो कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 76 का? तो है मंचूरिया। आधुनिक जापानी इतिहास में जायाब तासु शब्द का क्या अर्थ है?
77 का आंसर बताना है तो ये इसका जो आंसर है, आर्थिक व्यापारी परिवारों का वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेजी पुनर्स्थापना की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हमें यहाँ पर बताना है। तो 78 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा वाला, सतसुमा चोसु टोसा और हाइजेन सेनानायक आपस में लड़ते रहे। चलिए 2 क्वेश्चन शेष रह गए हैं, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा आपको। चीन में कब चिंग राजवंश की सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोहियों का दमन किया था? 79 का आंसर जो कि आपको देना है तो इसका 1864 सही रहेगा। किस प्रकार के व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे? तो कौन से थे यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑब्वियसली इसमें नरमपंथी थे, साम्यवादी थे, स्वराजवादी थे, साम्राज्यवादी नहीं थे इसमें। तो पहला वाला आंसर सही रहेगा। तो ये थे पूरे 80 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री पीजीटी एनवीएस के मैंने कंप्लीट किए। आपने सारे क्वेश्चन सही से मैच करके टिक कर लिए होंगे और अपने एक्यूरेसी का लेवल चेक कर लिया होगा। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस आंसर कीज के लिए और साथ में अन्य टॉपिक वाइज स्टडी करने के लिए, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एमपीजीएस में आपको अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो लगातार देखने के लिए ट्यून करते रहिए मेरा चैनल। प्लेलिस्ट से वो सारे वीडियो देखकर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।